मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री। और पिछले तीनों लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमने आपसे कुछ रीजन डिस्कस किए थे कि पहला स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो 1857 का था, उसके रीजंस क्या क्या थे। 3 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि व्हाट वर द रीजन फॉर द फेलियर, हम इस लड़ाई में हारे क्यों थे, इसके भी रीजन हम पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट वर द मेजर चेंजेस that was introduced in the British administration after the freedom struggle of 1857। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक कि एक्चुअली में 1857 में जो क्रांति हुई उससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ सीख लिया। 1857 की लड़ाई में के बाद भले हम हार गए थे, पर इसके बाद हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल था जो बाद में होने वाला था, हमने उसमें भी कुछ सीख लिया। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश ने भी इस चीज़ से सीख ली थी, क्योंकि ब्रिटिश ये जानती थी कि यदि आज भारत इस लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, आज यदि भारत लड़ने के लिए तैयार था, इसका मतलब वो आगे भी तैयार हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय की, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए। जो अंग्रेजी हुकूमत थी या ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन में क्या क्या चेंजेस लेके आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज था ट्रांसफर ऑफ पावर। पहला चेंजेस क्या था? शासन का पहला चेंज था ट्रांसफर ऑफ पावर। अब पावर का ट्रांसफर करना, पर किसके बीच में? पावर का ट्रांसफर हुआ कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। 1857 के पहले तक पूरे भारत देश में कंपनी रूल लागू था, मतलब वहां पे कंपनी राज करती थी। कौन सी कंपनी राज करती थी? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी पूरे भारत देश में। पर 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कंपनी रूल को टेक ओवर कर लिया, अपने अंदर पे ले लिया। महारानी विक्टोरिया जो समय की रानी हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, एक सिग्नेचर किया हुआ एनवलप भेजा कंपनी के पास, और उसमें लिखा हुआ था कि अब अपनी सारी पावर, भारत की जो सारी हुकूमत थी, अब आप अपने ऊपर से हटा के अब हमें दे देंगे। तो पहला मेजर चेंजेस क्या था कि दैट द पावर वर, द होल पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ये भी हम कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पावर और द राइट टू रूल। शासन करने का अधिकार किससे ट्रांसफर कर लिया गया? कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे भारत पे किसका शासन चलेगा, किसका रूल होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। दिस वाज द फर्स्ट चेंज दैट वर मेड। 1858 में क्या चेंजेस दिया गया था? पहला चेंजेस ये था कि कंपनी रूल को खत्म कर दिया जाएगा और पूरे भारत पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन होगा। दूसरा चेंज था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी। आर्मी को फिर से तैयार किया है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है फिर से तैयार करना। तो आर्मी को फिर से तैयार किया गया था। एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही थी कि 1857 के पहले तक जो कंपनी रूल था, उस समय जो उनकी आर्मी हुआ करती थी, उस आर्मी में 80% से ज्यादा सैनिक भारतीय थे। कुछ बड़े पदों पर भारतीय सैनिक भी थे, पर नॉर्मली पूरे जो सैनिक था, छोटा सोल्जर्स हुआ करते थे, वही आर्मी में, वही ब्रिटिश आर्मी में थे। पर 1858 में जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करना शुरू किया, तो उन्होंने आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया, फिर से चेंज किया, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स की भर्ती करी, और साथ ही बड़े पदों पर केवल यूरोपियन सोल्जर्स को ही रखा गया। इसका रीजन ये था क्योंकि उन्होंने 1857 में देखा था कि क्रांति की शुरुआत किस कारण से हुई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी सोल्जर्स के कारण, सोल्जर्स के विरोध के कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इसलिए वो जानते थे कि अब ये जरूरत है कि हमें आर्मी को रिस्ट्रक्चर करना है ताकि ये गलती दोबारा ना हो। इसलिए दूसरा मेजर चेंजेस क्या था? द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी में क्या क्या किया गया? मोर एंड मोर यूरोपियन सोल्जर्स, ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन सोल्जर्स रखे गए, और साथ ही क्या था? only European soldiers
हायर पोस्ट। दो चीजें, पहला क्या था कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी, आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया गया, और दूसरा चेंजेस ये था कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन सोल्जर्स लाना है और साथ में हायर पोस्ट पे केवल यूरोपियन सोल्जर्स को लाना है। दो चेंजेस तो ये हो गए, पहला था कि राइट टू रूल को ट्रांसफर कर दो कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा था कि आर्मी को चेंज करना है। तीसरा क्या था, क्या तीसरा, द थर्ड चेंज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी था। हमने आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के बारे में कहा था कि इस पॉलिसी के तहत यदि किसी भी राजा के पास यदि उसका खुद का बेटा ना हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी को एनेक्स कर लेती थी, हड़प लेती थी, ये हमने आपसे कहा था। पर 1857 के बाद 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है तो वो क्या कहती है, वो हमें ये एक अधिकार देती है, वो ये कहती है एडॉप्शन ऑफ सक्सेसर इज अलाउड। मतलब यदि खुद का बेटा ना हो तो अपने उत्तराधिकारी के लिए किसी को अडॉप्ट करना उसने अलाउ कर दिया, ठीक। सो द व्हाट वाज द थर्ड चेंज, द थर्ड चेंज वाज मेड इन द पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट। मतलब जो 1857 की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश कंपनी में मर्ज किया जाता था, उसमें चेंजेस लाया गया, और वो चेंजेस ये था कि पहले एडॉप्शन अलाउ नहीं था लेकिन अब एडॉप्शन अलाउ कर दिया गया था, जिससे वो ये क्या कर रहे थे ताकि वो ब्रिटिश जो इंडियन रूलर्स थे उनका विश्वास जीत सके। उन्होंने थर्ड चेंज ये किया था कि स्टेट को मर्ज करने की पॉलिसी में चेंज आया, और वो चेंज क्या था कि एडॉप्शन को उन्होंने अलाउ कर दिया। एंड द फोर्थ वन वाज that the British government was more and more sympathetic towards the Indian landlords। जो भारत के जमींदार हुआ करते थे या जमीन के मालिक हुआ करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी रखने लगी। क्यों? क्योंकि जब कंपनी रूल आया था 1857 में, तो कंपनी रूल ने इतने सारे पॉलिसीज लेके आए थे और इतने सारे टैक्सेस लगा दिए थे, जो इंडियन फार्मर और लैंडलॉर्ड्स होते थे वो इस टैक्सेस को चुका नहीं पा रहे थे, और इस टैक्सेस को ना चुका चाहने के चक्कर में वो जमींदार के हाथों अपनी जमीन को बेचते थे और उनके गुलाम हो जाते थे, ठीक। और इस कारण से क्या हो रहा था कि इंडियन लैंडलॉर्ड्स और जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके मन में गुस्सा आ रहा था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में आते ही उन्होंने क्या किया, इसमें वो लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी रखने लगे, उनके टैक्सेस थोड़े से कम कर दिए ताकि उनके मन का गुस्सा शांत हो सके और दोबारा वो ऐसा जब विरोध हो तो उसमें हाथ ना आगे लाए। So that was that British government was more sympathetic towards landlord and farmers, ठीक। एंड आगे समझ में आया, दैट वाज द फोर चेंजेस जो मेड किए गए थे। पहला चेंज किया था कि जो राइट टू रूल था और पावर्स थी उसको ट्रांसफर किया गया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी अच्छे से शासन नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी हुकूमत ले ली। दूसरी चीज थी कि सोल्जर्स को आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर से तैयार किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स भर्ती किया जा सके और हायर पोस्ट पर केवल यूरोपियन सोल्जर्स रखें, क्योंकि अब उनमें इंडियन सोल्जर भरोसा नहीं रह गया था। तीसरा था कि जो स्टेट को मर्ज करने की पॉलिसी थी उसमें चेंज लाया गया। क्यों, क्या चेंजेस लाया गया? एडॉप्शन को अलाउ कर दिया गया। द थर्ड वन वाज दैट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो पहले लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव थी, अब वो उन पर ज़्यादा सिंपैथी रखने लगी ताकि वो इस पे उनका विश्वास जीत सके। So these were the changes that were introduced in the British administration after the freedom struggle. So 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद यही वो चेंजेस थे, यही वो चार चेंजेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1857 की क्रांति के बाद। तो ये आपका यहीं पे एक थर्ड क्वेश्चन तैयार होता है 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लेके आती है, तो
दिए थे। तो समझ में आया कुछ चेंजेस। नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और है, why was Indian ruler angry with British administration? क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ इंडियन रूलर्स जो थे, भारत के राजा थे, वो गुस्सा क्यों थे। याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई थी भारत के स्टेट को मर्ज करने की, है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड अ पॉलिसी टू मर्ज द स्टेट and the policy was named as the Doctrine of Lapse, the Doctrine of Lapse policy, and according to which if the Indian ruler does not have his own successor, then the British government has the right to annex his whole state. क्या था Doctrine of Lapse के तहत, यदि भारतीय राजा के पास खुद का कोई उत्तराधिकारी या बेटा ना हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था कि वो उसके शासन को हड़प कर सकता था। शासन को हड़पने का मतलब होता है उसकी पूरी जमीन, उसका पूरा राजकोष, उसकी पूरी आर्मी सब किसके अंडर में आ जाएगी, सब ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब केवल उन राजाओं को पेंशन देगा, अब वो राजा नहीं रहेंगे, वो केवल पेंशन देगा उनको। ये कौन सी पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये वाला मैंने आपसे कहा था, ये वाला आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसी पॉलिसी के कारण जो भारतीय राजा थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गुस्सा थे। तो पहला आंसर क्या होता है, पहला रीजन क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ। पहला रीजन गुस्सा होने का था दैट द पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट, पॉलिसी स्टेट को मर्ज करने की जो पॉलिसी थी उसके कारण गुस्सा था। दूसरा रीजन था दैट द ब्रिटिश administration was does not have a appropriate behavior with the Mughal rulers। उस समय के जो मुगल रूलर हुआ करते थे, पहले तो मुगल रूलर से गुस्सा थे, पर आखिरी जो मुगल रूलर थे वो इंडियन के हित में सोचते थे। तो जो आखिरी मुगल रूलर था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल थी। ये भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट was disrespectful towards most of the Indian ruler। दूसरा रीजन कि क्यों इंडियन लीडर गुस्सा थे, तो दूसरा रीजन ये था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो वो भारतीय राजाओं, खासकर मुगल राजा बहादुर शाह जफर जिसको उस समय एम्परर घोषित कर दिया था, उसके खिलाफ ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे थे और उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे, इसलिए इंडियन रूलर गुस्सा थे। तो आपके पास आज का 2 क्वेश्चन तैयार होता है। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वर द चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला चेंजेस हमने आपको बताया था, ट्रांसफर कर दी गई पावर, दूसरा आर्मी को वापस तैयार किया गया, तीसरा पॉलिसी में चेंज लाया गया, और चौथा सिंपैथी दिखाया गया। और दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई वाज इंडियन रूलर्स एंग्री विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों गुस्सा थे। पहला था कि ये जो इनके स्टेट को मर्ज करने की पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली, और दूसरी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वाज मोर डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द इंडियन रूलर। ठीक, तो ये आपका तैयार होता है। आया समझ में आपको यहाँ पे। सो शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। नाउ यहां पे आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म होता है। कल, आज के वीडियो के बाद कल के वीडियो में, कल मैं आपको एक पीडीएफ में इन सब के आंसर्स भेजूंगा आपको, वो सारे आंसर्स आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। एंड हियर द फर्स्ट चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्रीडम खत्म होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 1857 की क्रांति के बाद अब हम आज़ादी कैसे पाते हैं, अगले जो चैप्टर होगा वो इसी कहानी पे बेस्ड होगा, कांग्रेस का शासन।